हाँ तो भाई टेस्ट के बारे में क्या स्टेटस है? कौन थे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है? 2, 3, 4? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। और भी बहुत है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। कौन कौन है भाई? बाद में पता लग जाएगा, अभी बता दो भाई। एक फोन करने की देर है, अटेंडेंस की शीट पता लग जाएगी कौन आया था कौन नहीं आया था। क्यों भाई? तुम इंदौर की बारिश में इतना भीग गए कि तुम्हें बुखार आ गया, ये बोलना। और कौन था इधर? ठीक है, बेटा ये तो हमेशा चलेगा कि हमारा एडमिशन बाद में हुआ, हमारा वो टॉपिक छूटा हुआ था, तो मालूम है हमेशा के लिए छूट गया इसका मतलब। अब अगर एक टेस्ट में गया तो अगले टेस्ट में भी इतना टॉपिक गया। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस टू गिव द टेस्ट। टेस्ट इसलिए होता है ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ये नहीं कि जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगी ना, जब टेस्ट है उसके हिसाब से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं। टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अब जब टेस्ट ही नहीं देंगे तो सिलेबस कंप्लीट क्यों करेंगे? और जब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना तो आएंगे क्यों? और जब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, जब टेस्ट देंगे नहीं, तो फिर नीट कैसे होगा? आपको अपनी रेडीनेस मालूम ही नहीं पड़ेगी ना। क्या एनीवेज, जब रिजल्ट आएगा तो बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि और कौन थे कौन नहीं थे। लास्ट क्लास में वी लर्नड वन वर्ड, उसका नाम है लाइसोसोम। एक हमने लाइसोसोम के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने लाइसोसोम को मेंशन किया है पॉलीमॉर्फिक, यानी जो अपने फंक्शन बदल लेता है, जबकि गोल्जी अपराटस के लिए लिखा था प्लियोमॉर्फिक या प्लूरोमॉर्फिक, जो अपना शेप बदल लेता है। तो अपने फंक्शन बदलने के बेसिस पे लाइसोसोम के नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ऐसे हमने लिखे थे। प्राइमरी के लिए मेंशन किया था कि उसमें तो सिर्फ राइबोसोम, उसमें सिर्फ एंजाइम्स हैं, क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड के पार्टिकल्स आए थे सेल के अंदर से या सेल के बाहर से, यानी काम बदल गया। डाइजेशन करना सेल के अंदर, यानी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की जगह प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम या टर्शियरी लाइसोसोम। आंसर इज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये सेल के बाहर की चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे हेट्रोफेजी। सेल के अंदर की चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे ऑटोफेजी। क्लियर? बात खास ये है कि डाइजेशन होगा एसिडिक पीएच में, यानी जो चीजें साइटोप्लाज्म के अल्कलाइन पीएच में टूट नहीं सकती उसे किस में भेज देंगे? लाइसोसोम में। अब सोच के देखो, हमारे सेल में ग्लाइकोजन है एज रिजर्व फूड। अगर ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक हो जाए तो फिर क्या वो रिजर्व फूड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्टोर हो पाएगा? आंसर है नहीं। यानी ऐसे रिजर्व फूड को यूजेबल में बदलने के लिए हम इस ग्लाइकोजन को किसे दे देंगे? लाइसोसोम को। या सेल कहां यूज कर लेगा? लाइसोसोम में उसे यूज कर लेगा। यह ऑब्वियस है। यानी अ बिगर या मैक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ड्यू टू लाइसोसोम्स। वैसे ही कुछ और भी है। हर एंजाइम का एक टर्नओवर नंबर है, या कहिए हर बायोमोलिक्यूल का एक टर्नओवर नंबर है। मींस हाउ मेनी टाइम्स इट कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। वो अपना फंक्शन कितनी बार कर सकते हैं। अब मान ले किसी एंजाइम का टर्नओवर नंबर 1000 है, यानी वो अपने होने वाले फंक्शन को 1000 टाइम्स करेगा। अब जैसे जैसे ये टाइम नजदीक आता जाएगा, मतलब 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 500 हुआ, 700 हुआ, उस एंजाइम की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। 1000 टाइम्स तक आते आते वो लगभग इनएफिशिएंट हो गया है। तो सेल सोचेगा ऐसे कचरे करके क्या करना। एंजाइम अमाइनो एसिड से बने हैं,
तो एंजाइम्स को ब्रेक करके अमाइनो एसिड को फ्री करिए और नए पॉलीपेप्टाइड या नए प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि स्टोर्ड फूड को ब्रेक करना या फिर ऐसे वॉर्न आउट एंजाइम्स या दूसरे मॉलिक्यूल को यूज अप करके ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ये दोनों ही ऑटोफेजी के एग्जाम्पल है। तीसरी चीज जो ऑटोफेजी से रिलेट करती है वो है सेल में प्रेजेंट वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को कंज्यूम करना। कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम करने के लायक नहीं बचा तो उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया जाए, कबाड़ को बिल्कुल बारीक करके सेल के बाहर कर देना। ये भी लाइसोसोम को करना है ये ऑटोफेजी, लेकिन अब इसके लिए नाम लिखा जाएगा सेल स्कैवेंजिंग, सेल की साफ सफाई करना। तो ऑटोफेजी जब पढ़ोगे ना तो आप उसके अंदर लिखना एक रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की रिसाइकल करता है। दूसरा आप लिखना उसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ रिजर्व फूड, ओके। और तीसरा मेंशन कर सकते हैं हम लोग अबाउट सेल स्कैवेंजिंग। ये ऑटोफेजी के फायदे। हेट्रोफेजी में फौरन हार्मफुल पार्टिकल्स का निपटारा हो सकता है। कोई बैक्टीरिया अंदर आया, अब उसको खा के तो हम रखेंगे नहीं अपनी बॉडी में, उसे मारना है, खत्म करना है, जैसे मैक्रोफेज करते हैं। सो दैट इज डन इन हेट्रोफेजी, वह हेट्रोफेजी है। या बाहर से आया हुआ फूड भी हो सकता है। ये हो गए इसके नॉर्मल दो फंक्शन। अब इसके अलावा कुछ और रोल भी हैं जो लाइसोसोम के लिए बड़े स्पेशल माने जाते हैं। देखो, हम मॉडिफिकेशन सेल ऑर्गेनल की पढ़ नहीं रहे हैं कहीं पे भी। जैसे गोल्जी अपराटस स्पर्म सेल के हेड पर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं एक्रोसोम। डाइजेशन में काम करता है जाइमोजन। ठीक, ऐसे कई सारे नाम है। लाइसोसोम के भी इस तरीके के इफेक्ट होंगे जो हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। हमें वो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल नहीं पढ़ना, हम कन्फाइंड सेल ऑर्गेनल तक, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल पे नहीं जाना है। तो लाइसोसोम के तीन टाइप्स हैं, तीनों के फंक्शन अलग अलग हो गए। जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती या जो बॉडी के बाहर करनी है, उसके लिए जो काम करता है उसका नाम है रेसिडुअल बॉडी, या यही होता है टर्चरी लाइसोसोम, राइट। तो हमें जो चीजें लाइसोसोम के बारे में पढ़नी है आज, वो एक है ऑटोफेजी और दूसरा ऑटोलिसिस। नॉर्मल फंक्शनिंग एसिडिक पीएच में होती है, ठीक है। और लाइसोसोम के एक दो एंजाइम अगर गलती से साइटोप्लाज्म में निकल आए तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज अल्कलाइन। लेकिन जब खूब सारे लाइसोसोम फट जाएं, खूब सारे लाइसोसोम्स फट जाए या फिर उनके एंजाइम काफी ज्यादा नंबर में लीक कर जाए साइटोप्लाज्म में, तब वो साइटोप्लाज्म को अपने जैसा बदल लेते हैं। जो सामने आता है उन सबको निपटाना चालू कर देते हैं। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है। अनयूजुअल सिचुएशन मतलब कि लाइसोसोम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी को हम लोग मेंशन करते हैं एज ऑटोलिसिस। ये हो सकता है दैट माइट बी द रीजन फॉर सेल डेथ, या कहिए सेल सुसाइड, ओके। जब एसिडिक पीएच हो जाए साइटोप्लाज्म में, पहले ऑटोफेजी और फिर उसके बाद दूसरा जो आएगा वो ऑटोलिसिस। लेट्स कंपेयर द टू, दोनों के काम क्या क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी बात कही थी कि दैट लाइसोसोम के पास में जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम के पास में जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में पार्टिसिपेट करते, दूसरे में नहीं। कुछ बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हम पहली चीज कह रहे हैं, लाइसोसोम्स डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जो नाम बोल रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्शियरी। लाइसोसोम टाइप्स डिफर इन फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन में डिफर कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या दिया है, पॉलीमॉर्फिक। इसलिए ये पॉलीमॉर्फिक है। ऐसे एंजाइम का नाम है एसिड फॉस्फेटेज। हमने लास्ट क्लास में इसको लेबल किया था मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। दूसरा किसी के पास में ये है नहीं।
membrane of lysosome is लेबाइल। लेबाइल का दूसरा मीनिंग होता है नॉट स्टेबल। कोई इस मेम्ब्रेन को छेड़ दे तो सारे एंजाइम बाहर आ जाएं। Those which disturbs the membrane cause leakage of enzymes उन्हें नाम दिया गया लेबलाइजर्स। हेपारिन इज वन अमंग देम। और जो मेम्ब्रेन को वापस स्टेबल कर दे, लाइसोसोम के इफेक्ट को खत्म कर दे, उन्हें कहेंगे स्टेबलाइजर्स। स्टेरॉइड ऐसा एक एग्जाम्पल है। किसी को रैशेस हो जाएं, लाल लाल दाने आ गए, मतलब लाइसोसोम ने अपना काम किया है। अब लाल लाल दाने नहीं चाहिए, फोटो अच्छी नहीं आएगी। कल शादी, आज लाल लाल दाने हो गए, पता नहीं किसने क्या खिला दिया। तो क्या करें? स्टेरॉइड का इंजेक्शन। वो गोली सुनिए, एविल, इतनी छोटी सी गोली आती है, शायद 2 रुपए 3 रुपए की हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो उस एविल का काम होता है एज स्टेबलाइजर। वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को रोकेगा, मेम्ब्रेन को वापस नॉर्मलाइज करेगा। तो द सब्सटेंसेस दैट आर नॉर्मलाइजिंग द मेम्ब्रेन, कि वो एंजाइम को लीक करना बंद कर दे, उन्हें हम लोग स्टेबलाइजर्स कहते हैं। स्टेरॉइड का इफेक्ट थोड़ा फास्ट होगा। एविल रात के बाद काम करेगी, अभी खाओ, कल, आज की रात निकल जाएगी, कल थोड़ा ठीक होंगे। स्टेरॉइड लगाया, तुरंत आराम, घंटे भर में दाग गायब। इंजेक्शन है ना, इंपैक्ट तो अलग अलग हो गई। Those which stop the enzyme leakage, जो एंजाइम लीकेज को स्टॉप कर देते हैं, दे आर नोन एज स्टेबलाइजर्स। उन्हें हम लोग स्टेबलाइजर्स कहते हैं। तो यहीं तो ये बात आ गई कि अगर एंजाइम लीक होंगे तो क्या होगा। मैंने कहा एक दो एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज एंजाइम्स रिक्वायर एसिडिक पीएच एंड साइटोप्लाज्म इज एल्कलाइन। राइट, साइटोप्लाज्म कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो वो एक दो एंजाइम अगर रिलीज होंगे भी तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। लेकिन जब ऐसे एंजाइम ही ढेरों निकल आए तब स्थिति गंभीर है, तब साइटोप्लाज्म ही लाइसोसोम के जैसा हो जाएगा। क्लियर? पीएच कम हो गया, एसिडिक हो गया। हमें लीकेज से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लिखना है क्या तुमको? चलो बता देता हूं। डन?
हो गया ये, बड़े बड़े लिखे ना। फंक्शंस के टर्म में एट लार्ज क्या क्या काम है, तो वन इज ऑटोफेजी, सेल के अंदर की सफाई, सेल स्कैवेंजिंग है तो उसको पहले लिख देते हैं, बाकी चीज बाद में। ऑटोफेजी में वन, सेल स्कैवेंजिंग मतलब गेटिंग रिड ऑफ, वॉर्न आउट मतलब काम में भंग, सेल ऑर्गेनल या मॉलिक्यूल्स, वो कोई भी हो सकते थे। सेकंड, दूसरे फायदे, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, to use their monomers, इन न्यू स्ट्रक्चर्स। जैसे प्रोटीन को तोड़ो अमाइनो एसिड को अलग करके नए प्रोटीन बनाने में, ब्रेकडाउन ऑफ रिजर्व फूड वेन एवर नीडेड, जब जरूरत हो। तो ये सब सेल के अंदर करने वाली एक्टिविटी, सेल के अंदर की चीजों के लिए। दूसरी एक्टिविटी थोड़ी सी एडवर्स हो सकती है, उसमें लिखा ऑटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन, सेल्फ का ब्रेकडाउन। सेल्फ में जब चीजें साफ सफाई करनी थी, उनको रीयूज करना था, यूजेबल फॉर्म में लाना था, तब काम का है। लेकिन जब कुछ ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाए, पीएच की वैल्यू कैसी हो जाए? कम, लाइसोसोम के एंजाइम ज्यादा संख्या में साइटोप्लाज्म में रिलीज कर जाएं, तो ऐसे में वहां के सेल्स, ये समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टार्विंग है, स्टारवेशन, एक दिन का भूखा नहीं, कई दिनों से भूखा हो, तो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स भी कुछ चीजें खाने को डिमांड कर रहे होंगे, लेकिन ब्लड से ऐसे कोई भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन टिश्यूज में और वहां से सेल में नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली लाइसोसोम्स तो प्रेजेंट है ही ना, उनके एंजाइम तो हैं। देन व्हाट दे विल डू टू चार्ज द सेल, सेल को काम करने के लिए लाइसोसोम फिर दूसरी चीजों को खाना चालू कर देंगे। जैसे एक वर्किंग माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर सकता है। अब ये अगर थोड़े टाइम के लिए हो, सेल को बचाने के लिए हो, तो ठीक है, लेकिन जब यही सेल की मौत का कॉज बन जाए तो इट इज सेल सुसाइड। तभी तो लाइसोसोम को लिखा जाता है सुसाइड बैग्स। ठीक है, तो ये कहां होगा? जहां पे पीएच क्या है? कम। लीकेज ऑफ वन और few enzymes from lysosome to cytoplasm, has no effect। रीजन क्या है? रीजन है कि साइटोप्लाज्म कैसा है? बीइंग एल्कलाइन, वो एल्कलाइन है, और इन एंजाइम को क्या चाहिए था? एसिडिक। ये जितनी सेल ऑर्गेनल है ना, जिनके अलग काम होते हैं, जैसे वैक्यूल हो, अभी आगे पढ़ेंगे, उसका कंटेंट भी कैसा होता है? एसिडिक।
लाइसोसोम का भी कैसा है, एसिडिक। तो ये कह रहे साइटोप्लाज्म हैज नो इफेक्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब एक्सीडेंटल सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अराइज एज सेल सुसाइड, या आप सेल डेथ भी लिख सकते हैं। when many lysosomal enzymes are leaked into cytoplasm, ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कब हो सकती है, जब पीएच क्या हो जाए साइटोप्लाज्म का कम, तब ये घटना घट सकती है। ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा रिस्की है। Therefore, lysosomes are regarded as suicide bags. ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो सकती है, फॉल, एक मिनट, डिक्रीज इन पीएच, सुसाइड है, सुसाइड, सेल अपने ही कारणों से मर गया, अपने लाइसोसोम से। हमें तो गैरों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, सॉरी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सेल सुसाइड वहां हुआ जहां पीएच कम था। ठीक है, ये हमारा इसलिए याद है, पहले की लाइन हमारी नहीं है तो क्या करें। ठीक, तो ऑटोलिसिस की कंडीशन यूजफुल भी हो सकती है। वी हैव वन टर्म रेस्पिरेशन चैप्टर में, यीस्ट के सेल्स का ऑटोलिसिस पढ़ा है, वहां पे मेंशन है कि अगर अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% से ऊपर चली गई, इवन 13% भी, तो यीस्ट के सेल मरने लगते हैं, मतलब दे गेट ऑटोलाइज्ड। क्लियर, यानी ये चीज पहले से बताई हुई है बुक में कहीं कि ऑटोलिसिस हो सकता है। कुछ और एग्जांपल भी बताता हूं कि एक टैडपोल जब फ्रॉग बनेगा तो उससे लगता है कि पूंछ की अब जरूरत नहीं है, कूदने में दिक्कत हो सकती है, तो वो अपनी टेल का क्या करेगा, ऑटोलिसिस। ये कंट्रोल्ड है, इसलिए टैडपोल से मेंढक बन गया, केवल पूंछ गई है, पूरा का पूरा नहीं। ठीक है, तो ऑटोलिसिस कंट्रोल केसेस में तो ठीक है। मैंने कहा ना, अगर रोक ना पाए, जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल दे रहे थे कि लोगों को टक्कर लगी और उनके यहां पे कुछ नीला सा पड़ गया है, दिख रहा है कि यहां पे ब्लड क्लॉट हुआ है, अब वो जा ही नहीं रहा, तो अब वो ऐसा लग रहा है कि अब लड़के होंगे तो ठीक है, ऐसे बियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल फिटनेस के लिए जाते हैं, ठीक है, आर्मी में जैसे सीडीएस में या एनडीए में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर निशान कैसे हैं, दैट मैटर्स। जैसे टैटू वैटू तो अलाउ होते नहीं, इसके अलावा भी अगर कुछ और निशान होते हैं जो बर्थ मार्क्स कहलाते हैं, उसमें भी रिस्क है। रीजन, इट कैन रिवील योर आइडेंटिटी विच इज टू बी हिडन, जो हाइड रहनी चाहिए वो आइडेंटिटी कहीं और रिवील हो सकती है। अब हेमेटोनोमा अगर परमानेंट छप गया किसी का,
तो वो भी एक तरीके की आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर डिसॉल्व ना हो, समटाइम इट टेक्स मंथ्स टू गेट डिसॉल्व। हेमेटोनोमा इंटरनल भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गन के अंदर स्पॉट क्रिएट हो गया तो उसको जब सोनोग्राफी में देखेंगे तो वो ओपेक दिखाई देगा। अब डॉक्टर कंफ्यूज होगा कि हाँ ओपेसिटी ज्यादा क्यों है, तो फिर जब डेंसिटी मेजर करेंगे तो तब मालूम पड़ेगा कि ओपेसिटी हेमेटोनोमा के कारण है या नहीं। मान ले किसी को चोट लगी लेकिन ब्लीड नहीं हुआ, या ऐसा समझो कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, किसी ने बहुत जबरदस्त तेजी से बॉल फेंकी और आपको चोट लगी है। अब बाहर से कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अंदर दर्द है, तो हो सकता है कि अंदर के किसी ऑर्गन में क्या बन गए हो, हेमेटोनोमा बन गए हो, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए फिर क्या यूज की जाएगी, हेपारिन। तो ऐसा नहीं है कि हेपारिन देंगे और बोलेंगे चाहो घर चले आओ तुम, ना, यहीं लगेगी, तुम यहीं बैठोगे हमारे सामने जब तुम्हें हेपारिन लगेगी। वो लाइफ सेविंग ड्रग टाइप की चीज है। अगर किसी को रिएक्ट कर गई या ये कहो कि ज्यादा ही काम कर गई, टाटा बाय बाय, सब खत्म। ठीक है, तो ये जरा सोचने समझने की चीज है। अच्छा, कई दवाइयां मार्केट में इजी अवेलेबल होती हैं, टेबलेट्स या इंजेक्टेबल बड़े इजीली अवेलेबल। मैंने एक तो बताया था कि एक तो वो आती है ट्यूब, ठीक है, थ्रोम्बोफॉब करके जो लगाई जा सकती है, स्किन वगैरह के लिए लगेगी, इंटरनल ऑर्गन के लिए तो वो नहीं चलेगी ना। तो कुछ और दवाइयां भी आती हैं जो स्टेबलाइजर या लेवलाइजर होती हैं। अब मैं तो उनका नाम बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तुमने किसी को खिला दी तो है, खा ले 3-4 खा ले, पहले तू इसे खा फिर ये तुझे खाएगी, बड़ा रिस्की हो सकता है भाई। क्लियर? खैर, हमें जानना था ऑटोफेजी और ऑटोलिसिस के रिगार्डिंग, तो जस्ट कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि दैट ये हमेशा बेनिफिट में नहीं है, ये तो बेनिफिट के लिए ही चल रहा है। ओके डन। लाइसोसोम हुआ। इधर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब क्या लिखोगे, इनकरेक्ट, फॉल्स, राइट। पूछ रहे लाइसोसोम है न्यूक्लियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है उनको कहते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम क्लासिफिकेशन में थर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब क्लास नंबर 3, एंजाइम क्लासिफिकेशन का नंबर 3। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज होता है या डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, दूसरा ट्रांसफरेज होता है और तीसरे हाइड्रोलेज होते हैं। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 तरीके हैं मिनिमम। एक होता है जब वाटर को डालें और 2 अलग अलग मोनोमर या 2 यूनिट निकालें। जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कमाल देखना हो तो C12H22O11 एंजाइम का नाम लिखते हैं इनवर्टेज। अपनी बुक के एग्जाम्पल है, बहुत क्लियर याद रहनी चाहिए। एंजाइम की क्लासिफिकेशन जूलॉजी में पढ़ते हो, लेकिन किसी का दिमाग घूमा तो बॉटनी में जोड़ के पूछ लेगा। और नीट के एग्जाम में एनडीए के लिए बॉटनी जूलॉजी केवल 2 सेक्शन है तो बायोलॉजी। कभी वो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जूलॉजी में पूछते हैं, इस बार उन्होंने बॉटनी में पूछे। पिछली बार बायोमॉलिक्यूल्स जूलॉजी में पूछा था, इस बार बॉटनी में भी लेसिथिन लिख दिया है। उसकी इच्छा है एग्जाम लेने वाले वो, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेज अगर होगा तो ये किसको यूज करेगा, वाटर को। वाटर ऐड किया गया है, वाटर के ऐड करने पर यहां 2 यूनिट बनी है C6H12O6 और दूसरी है C6H12O6। ये तो ऐसी बात है जैसे 2 टुकड़े हुए हो, एक को क्या दिया गया H, दूसरे को क्या दिया गया OH, और ये इस तरीके से पूरे बन गए हो। ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दिस इज हाउ दे वर्क। दूसरा तरीका होता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो होता है एटीपी दो और बॉन्ड को तोड़ दो। ये क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। ट्रू है, पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू। वी आर लुकिंग फॉर फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही है ना। कितनी मेम्ब्रेन, 1। मैं लिख देता हूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड
स्ट्रक्चर, ये भी क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, सही है, पैकेजिंग कहां, गोल्जी apparatus, इसने क्या लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां सही करो, ये है फॉल्स, और आंसर भी क्या है, डी, यहां क्या आना चाहिए था, गोल्जी apparatus। दैट्स इट, ऐसे इजी वे, प्रैक्टिस के टाइम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, उससे आपका रिकॉल बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। मैं जब आपसे कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, तो ऐसी ही प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि दे पे क्वेश्चन लगा रहे, नहीं लग रहा पीछे आंसर देगा, चट्टू है, टू है। कैसे और बाकी क्यों नहीं, ये पता होना चाहिए। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम, बाकी क्या करेंगे, मीसोसोम में कैसे एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेशन के, और वो भी किसमें, बैक्टीरिया में। लाइसोसोम तो यूकेरियोटिक सेल में है ना, यहां माइक्रोसोम क्या है, माइक्रोसोम, लग रहा है जैसे ये ऑर्गेनल है ना, माइक्रो मतलब स्मॉल, जोमा माने बॉडी, दैट डजंट मीन्स माइक्रो बॉडी। माय नेम इज माइक्रोसोम, आई एम नॉट अ सेल ऑर्गेनल। ये जस्ट क्या होते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। कुछ याद आ रहा है, गोल्जी apparatus कैन बी यूज्ड टू रिपेयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो गोल्जी अपना एक टुकड़ा भेज देगा और बोलेगा यहां जाके लग जा, पंचर जोड़ दिया, तो वो टुकड़े क्या कहलाएंगे, माइक्रोसोम। ये फ्रेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ये कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। हमसे पूछा गया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में, तो जस्ट वी हैव मेंशन बी, लाइसोसोम। Which one of the following cell organelle is enclosed by single membrane? सिंगल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनल, मैं तो लिस्ट बना दूं, कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी थी गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus से पैकिंग से बने लाइसोसोम, या और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो है वैक्यूल। बाकी जो बचेगा वो होंगी माइक्रो बॉडीज, जिनके नाम हम पहले लिख चुके हैं। लेकिन खैर इधर समझें, हमें कितनी चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनल होना चाहिए। ऑर्गेनल मतलब फंक्शन के लिए डिस्क्रीट जगह, क्लियर। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं है। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन है, दो, क्लोरोप्लास्ट में दो, लाइसोसोम में एक, न्यूक्लियाई में दो। मेरा आंसर क्या होगा यहां, सी। दैट्स इट, ये लाइसोसोम्स, ठीक है। पूरे चैप्टर में से सेल यूनिट ऑफ लाइफ में अगर हम कहें कि कितने क्वेश्चन पॉसिबल है, वाइटल इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ के, और अगर 4 आए ना तो चांस है कि 2 या 3 तो उसमें से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ही होंगे। उसके बाद नंबर लगता है किसका, न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम के पोर्शन का, बाद में किसी और स्ट्रक्चर का नंबर लगेगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कम ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए क्योंकि उनके बारे में ज्यादा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर है, तो वहीं डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे चांसेस कम होते हैं, जो आया है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। दैट्स अ लेटर वन। हमें आज जो अगला करना है उसका नाम है वैक्यूल। ऐसे कहने के लिए वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। एंड देन कितनी मेम्ब्रेन होती है, एक। नंबर दूसरा, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वैक्यूल में वाटर, सैप
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, या ऐसे मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये चार, इसमें फूड नहीं हो सकता। हम बैक्टीरिया वाला वैक्यूल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वैक्यूल वर्ड कह रहे हैं। तो हमने कहा कि दैट वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, या कुछ केसेस में हमारे पास हो सकता है नॉन फोटोसिंथेटिक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। अगर गर्म पानी में कोई सब्जी रखी और उसका कलर बाहर निकल गया तो इसका मतलब पिगमेंट कैसा है, वाटर सॉल्युबल। नहीं तो क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, टोलुइन, एसीटोन, ऐसी चीजें। और कैरोटिनॉइड यानी जेंथोफिल, कैरोटीन, वो जो गाजर टमाटर में है, वो डिसॉल्व होते हैं लिपिड्स में। ठीक है, यानी आप ये बात कहते हो कि जैसे चुकंदर को कट करा तो मेरे हाथ में अगर कलर आया तो वो किसके कारण होगा, किसी वाटर सॉल्युबल, किसी पर्टिकुलर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट के कारण। ऐसे पिगमेंट का नाम हो सकता है एंथोसायनिन। जामुन सीजन चल रहा है, ठीक है, तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात हो रही है। नहीं तो टमाटर तो तुम कितने भी खाओ, हाथ लाल होते हैं क्या, नहीं होते। वाटरमेलन लाल देख के लेते लेकिन हाथ लाल नहीं होते, ठीक है, या उसको खाने से जीभ लाल नहीं होती। जामुन खाइए, चुकंदर खाइए, रीजन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है। तो ये पांचवी चीज हो गई भाई। So five things have been told to be present in the vacuole. It can be water, sap, excretory product, other material not useful for the cell, या non photosynthetic water soluble pigment जैसे एंथोसायनिन। इसमें फूड कहीं पे भी नहीं है। ये सैप वर्ड का क्या मीनिंग होता है, सैप का मतलब कंटेंट है। जालम में हुआ तो जालम सैप, फ्लोएम में हुआ तो फ्लोएम सैप। ऑब्वियस सी बात है, जालम में होगा तो अलग कंसेंट्रेशन, अलग कंटेंट होंगे, फ्लोएम में होगा तो कंटेंट अलग। फ्लोएम के सैप में शुगर ज्यादा होती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कम। जालम के सैप में इनऑर्गेनिक ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कम। वैसे वैक्यूल में भी जो कंटेंट है वो सैप कहलाता है, और उसमें भी क्या ज्यादा होंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस। अभी पढ़ते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल्स। जो मेम्ब्रेन एक बता रहे हैं उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। दिस मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। डन।
चलो वैक्यूल्स के टाइप पढ़ेंगे। एक का नाम आएगा, उसको बोलेंगे जस्ट वैक्यूल या सेप वैक्यूल बोल देना। दूसरे का नाम है फूड वैक्यूल, और तीसरा जो हम लोग पढ़ सकते हैं वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इन तीनों को जब पढ़ते हैं तो इनके अकरेंस सेल टू सेल वेरी करते हैं। जैसे सेप वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और प्लांट सेल का मैक्सिमम एरिया सेप वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कहो वॉल्यूम, अप टू 90% वॉल्यूम इन द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय सेप वैक्यूल। इसका मतलब है कि प्लांट सेल का साइज, उसका शेप, उसकी ग्रोथ और आने वाले समय में डिवीजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेप वैक्यूल बड़ा है या छोटा। अगर सेप वैक्यूल छोटा है तो सेल का साइज छोटा, यानी और बड़ा होगा तो सेल भी ग्रो कर सकता है। सेप वैक्यूल इतना बड़ा है साइज में, तो उसके होने के कारण पानी सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर रहेगा। अगर सेप वैक्यूल छोटा होने लगे ना, इसका मतलब है पानी सेल छोड़कर बाहर जा रहा है। तो कोई सेल पानी को खींचता कैसे है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो और पानी कम। यानी सेल अपनी सराउंडिंग के हिसाब से हाइपरटोनिक होना चाहिए, यानी हायर कंसंट्रेशन में होना चाहिए। तो सेप वैक्यूल में ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक्सेस ऑफ मिनरल आयन सॉल्ट इकट्ठे किए, सॉरी मिनरल सॉल्ट आयन इकट्ठे किए, जैसे K+, Cl-, यानी जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मिनरल सॉल्ट आयंस इकट्ठे करते चले जाओ। और ऐसा करने में इसकी मेम्ब्रेन और साथ देती है। मेम्ब्रेन जिसका नाम टोनोप्लास्ट है, उसके पास बहुत सारे नंबर में पंप्स होंगे फॉर द एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट आयंस। So this is how the sep vacuole is providing water retention in plant cells. Plant cell में water retention का बढ़िया तरीका sep vacuole ने निकाला। क्या कर रहा है ये सेप वैक्यूल, वो जाने। मिला कहां, अक्रेंस पहले है, इन प्लांट सेल्स ऑक्यूपाइंग अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। यानी प्लांट सेल में ना तुम ऑर्गेनेल का डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो। सबसे पहले नंबर वैक्यूल का, उसके बाद न्यूक्लियस, फिर प्लास्टिड, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्डर चलेगा। ये हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते समय लिखेंगे, यहां नहीं। इन प्लांट सेल ऑक्यूपाइंग अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। है क्या इसके अंदर? इसके कंटेंट की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कंटेंट कैसा है? एसिडिक। एक्सेस ऑफ मिनरल salt ions like K+, Cl-, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे तरीके के एग्जाम्पल है। एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट आयंस, और तब मेंशन भी करते हैं एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट आयंस के लिए। हाउ इज इट मैनेज्ड, इसे कैसे मैनेज करेंगे? टेकन अप एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सेल में एनर्जी का मतलब क्या होता है? एटीपी।
और हमने पढ़ा है एक्टिव अपटेक के लिए एक कैरियर प्रोटीन लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, कैरियर प्रोटीन के दो नाम लिखे थे। अगर एक्टिव अपटेक है तो कैरियर प्रोटीन का नाम है पंप, और अगर पैसिव अपटेक है तो कैरियर प्रोटीन का नाम क्या हो सकता है? पोरिन या चैनल। यहां पे जो लगेगा उसका नाम है पंप। मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का वो पार्ट जिसके पास ज्यादा नंबर में पंप होंगे, जिसकी मेम्ब्रेन पर ज्यादा नंबर में पंप होंगे, दैट विल बी वैक्यूल। वो वैक्यूल है। और ऐसा करके इसने क्या कर लिया? ठीक है, एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट आयंस रख के इसने क्या हासिल कर लिया? तो वही इसका फंक्शन भी है। मेंटेनेंस ऑफ osmotic concentration of cell, जिसमें इसी को कंटिन्यू करके लिखेंगे वाटर रिटेंशन, तो ऑटोमेटिकली सेल साइज एंड शेप, ग्रोथ। सोचो किसी प्लांट सेल को आपने अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, अगर ऐसा हम कर चुके हैं वैसे, अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी बाहर सॉल्ट ज्यादा है और अंदर कम, तो पानी पहले कहां से निकलेगा? साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा, उसके बाद किससे निकलेगा? सैप से, राइट। अगर आपने किसी सेल को हाइपोटोनिक में रख दिया, यानी वीक सॉल्यूशन में, तो पानी अंदर आएगा, पहले साइटोप्लाज्म में, उसके बाद वैक्यूल। ओके, बट वैक्यूल फिर से क्या कर लेगा? मिनरल्स ले लेगा। वो अपने मिनरल्स की पोटेंसी कम नहीं होने देना चाहते, रेगुलर बेसिस पर मिनरल्स को टेकअप करते रहते हैं। ये प्लांट सेल्स में वाटर के अमाउंट से रिलेटेड फंक्शन है, लेकिन वो चेंज हो गया। हम लोग प्रोटिस्ट में पर्टिकुलरली वो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और लार्जली एक्वेटिक होते हैं। जब कोई फ्रेश वाटर में रहता है तो कैसे वाटर में रह रहा है? हाइपोटोनिक में, यानी पानी रेगुलरली सेल के अंदर घुसेगा और अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। यहां जो रेगुलर वाटर अंदर आ रहा था, प्लांट सेल होने के कारण उसमें सेल वॉल है, वो एक्सेस वाटर को रोक लेती है, लेकिन एनिमल सेल में ये एक्सेस वाटर रोका नहीं जा सकता। जैसे अमीबा इज एन एग्जाम्पल। अमीबा एनिमल सेल का रिप्रेजेंटेशन करता है प्रोटिस्टा में। वो प्रिमिटिव एनिमल काइंड है या प्रोटोजोन्स है। अब ये अमीबा अगर फ्रेश वाटर में मिलेगा तो बाहर से पानी रेगुलरली इसके अंदर आता रहेगा, क्योंकि सेल की टेंडेंसी मैंने बताई, एवरी सेल इज हैविंग अ टेंडेंसी टू बी हाइपरटोनिक एज पर इट्स सराउंडिंग्स। तो तब एक्सेस ऑफ वाटर से बचने के लिए कि सेल फट ना जाए, वो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर को बना लेंगे, उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाली बात होती है तो उसको समझ लो। अकरेंस पहला मुद्दा है।
और एग्जाम्पल मैंने बताया प्लांट नहीं, कैसे टाइप के सेल, एनिमल। इन फ्रेश वाटर, और हम उसको लिख रहे हैं प्रोटिस्ट। मोर इन पर्टिकुलर कहूं प्रोटोजोन भी हो सकते थे, लेकिन कुछ एल्गी भी हो सकते हैं, यूग्लिना टाइप्स। अभी लिखेंगे फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। हमारे अंदर एक्सेस ऑफ पानी को बाहर करने के लिए जैसे किडनी ओस्मो रेगुलेशन करती है, फ्रेश वाटर अमीबा में यही काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। तो फंक्शन का नाम बोलेंगे ओस्मो रेगुलेशन। रोल, जब यहां लिखा है फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, शो एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर, और हमें इस एक्सेस वाटर को क्या करना है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये जाएगा बाहर। अलॉन्ग विद, एक मिनट, इसको लिखेंगे ओस्मो रेगुलेशन। इसके साथ में थोड़ा एक्सक्रीशन भी होता है, विथ सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सम, नॉट मेजर। ये काम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, कौन है, अमीबा, फ्रेश वाटर वाला अमीबा, ओशन वाला नहीं। ओशन वाले अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। एक नाम और, फूड वैक्यूल। अकरेंस सेम, प्रोटिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, इन प्रोटिस्ट। किस काम के लिए वो भी सुन लो। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे लाइसोसोम काम करते हैं ना, वैसे ये बढ़िया भाई सुनो, लाइसोसोमल फंक्शन सारे टाइप के सेल में मिलता है, लेकिन जगह बदल जाएगी। जैसे यहां एग्जाम्पल मैंने बताया, तो बोला फूड वैक्यूल में लाइसोसोमल एक्शन होगा। अगर वही चीज यानी लाइसोसोमल एक्शन बैक्टीरिया में कोई पूछता, तो मैं बोलता पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, उस जगह पे लाइसोसोमल एक्शन होता। एनिमल सेल में तो लाइसोसोम है ही। एक नाम हमने शुरू में पढ़ा था, उसको लिखा था हम लोगों ने गैस वैक्यूल, प्रोकैरियोट में था। अब क्योंकि नाम में वैक्यूल है तो डिस्कस करने में कोई बुराई है नहीं। गैस वैक्यूल पर कभी कभी मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेल इंक्लूजन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। कुछ केसेस में मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे कि गैस वैक्यूल, लेकिन फिर भी इस गैस वैक्यूल को आप ट्रू वैक्यूल नहीं मान सकते, क्योंकि वैक्यूल है एसोसिएटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और बैक्टीरिया में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता, इसलिए गैस वैक्यूल हो जाएंगे स्यूडो वैक्यूल या फॉल्स वैक्यूल। पर्पस गैस वैक्यूल में हवा भरी है और वो
फिर फ्लोट करने के काम आता है। बस इतनी सी चीज ये हुए। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे नाम है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखोगे या क्या लिखोगे, साइनो बैक्टीरिया। हैबिट छूट जाती है, इसलिए लिखते रहिए जब तक पॉसिबल है। बीजीए स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। या और नाम पर्पल बैक्टीरिया हो सकते हैं, और कोई एग्जांपल ग्रीन बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल है। काम मैंने मेंशन कर ही दिया है कि काम करेंगे buoyancy, provide buoyancy means avoid sinking, फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोगों ने सीडो वैक्यूल भी कहा है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, दैट दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नॉट एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। असली वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले हैं, ये तो नाम के वैक्यूल है। Done. ये vacuole over. Now we have the organelles which are having two membranes around them. पहले नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियम वर्ड कहां से आया तो वो सुनिए। जैसे जर्मन्स थे, जैसे नाम है ना श्लेडिन, तो जर्मन्स ने सेल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया शुरू में, तो इसके बाद में और भी कई लोग सेल स्टडीज करने लगे। तो हम लोग एक कंसेप्ट कहते हैं, कहते हैं जर्मन स्कूल। मतलब व्हाट द जर्मन साइंटिस्ट वर टेलिंग अबाउट द सेल, वो कहां का ओरिजिन माना जाएगा, जर्मन स्कूल, ऐसा बोल देंगे। तो द जर्मन स्कूल कंसेप्ट अबाउट द सेल वाज, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स। एक जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है उसे उन्होंने कह दिया कॉन्ड्रियोम, और जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है उसे वो कहते हैं वैक्यूम। वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, वैक्यूल। कहां से आया, वैक्यूम।
कॉन्ड्रियम मतलब जो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव. So this is how they propose the two type of content in the cell. Although much more refinement was needed, और बाद के टाइम में हुई भी है. तो एक सेल ऑर्गेनल थी जिसका साइज बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन मतलब कह रहे हैं बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियरली दिखाई नहीं देता. When observed under microscope, even after staining, it is appearing like thread, धागा, filament. उसी का मतलब होता है माइटोस. माइटोस मीन्स थ्रेड या फिलामेंट, जो लंबा ज्यादा और मोटा कम हो, उससे हम लोग थ्रेड या फिर फिलामेंट कहते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी लेंथ ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स विड्थ. विड्थ 1 माइक्रोन और लेंथ 4 माइक्रोन या उससे ऊपर. तो इसलिए धागा टाइप स्ट्रक्चर है. हमें इसकी क्लैरिटी चाहिए थी, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख पाए, लाइट माइक्रोस्कोप में ये है, बस इतना दिखता है. एक एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाद दूसरा बड़ा स्ट्रक्चर है. प्लांट में इसका नंबर बाद में आएगा. तो हम ये कहते हैं कि देख माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इन द सेल विल बी डिसाइडेड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल अगर फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है, जैसे मैंने बोला ना, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है, और एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. बॉन्ड्स बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए होता है, उसको भी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. हमारी लाइफ प्रोसेस में लगभग हर एक्टिविटी एटीपी यूज करती है. ये एटीपी फुलफिल करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये मत कहना फूड, एनर्जी फूड से नहीं आती, जब फूड रेस्पिरेशन में जाएगा ना उससे आती है. The process that gives energy to your body, वो क्या है? रेस्पिरेशन. इवन द प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन. ये नहीं अरे सर वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस खाना बनाना है. एनर्जी कब मिलेगी? जब खाना खा लेंगे? नहीं. जब खाना डाइजेस्ट होगा? नहीं. जब खाना एब्सॉर्ब होगा? नहीं. जब खाने की चीजें सेल में पहुंच के रेस्पिरेशन में जाएंगी तब. ऐसे ग्लूकोन डी लिया है सर, मेरे पास एनर्जी है. कहां है ग्लूकोन डी? तो रख अपने पास, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि वो रेस्पायर नहीं करता. तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी ऐसे सेल में मिलता है जहां पे ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स है, मेकिंग अप ऑफ बॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली वो उस एक्टिविटी में सपोर्ट करेगा बाय सप्लाइंग मोर नंबर ऑफ एटीपीस. तो इसलिए जो सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव, वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा. तुम आंसर दो, लिवर सेल या मसल सेल? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोली है, हाथ पांव हिलाना नहीं बोला. लिवर सेल, ठीक है. तो लिवर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? ज्यादा. तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल, या कहो फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल. ओके, एक बात ये. दूसरा, दिखता तो ये थ्रेड के जैसा है. अगर मैं डायग्राम को यहां पे बनाऊं तो इट विल अपीयर एज अ हॉट डॉग. वो सबवे वाली ब्रेड, लंबी वाली लोफ, ठीक है. अपना वो यहां वाला हॉट डॉग नहीं, इंदौर वाला, वो बन कहलाता है. हॉट डॉग नहीं होता है वो. हॉट डॉग ऐसे लंबे होते हैं, ठीक है. सॉसर शेप्स, क्लियर, ऐसे लंबे पोर्शन में, या सॉसेज शेप्ड. तो सॉसेज शेप का जो स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि दैट तो ऑब्वियसली कैसा दिखेगा? सॉसेज समझते हैं. तो हम कहते हैं कि सॉसेज टाइप का जो शेप होगा ऑब्वियसली लंबा है. अब इसके पास 2 मेम्ब्रेन है. अब पहले साइटोप्लाज्म को 2 पोर्शन में बांटा था, उसका नाम ल्यूमन था, एक्स्ट्रा ल्यूमन था. किसने किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने. माइटोकॉन्ड्रिया ने, जिसके पास 2 मेम्ब्रेन है, उसकी 2 मेम्ब्रेन ने ल्यूमन को 2 पार्ट में बांट दिया. मतलब पहले मेम्ब्रेन के अंदर आने वाली जगह क्या होगी? ल्यूमन. जैसे ईआर से सीखा है, मेम्ब्रेन के अंदर की जगह क्या कहलाती है? ल्यूमन. तो मेम्ब्रेन 2 है, तो उन्होंने ल्यूमन को 2 पोर्शन में बांट दिया, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर. तो ये 2 मेम्ब्रेन बड़े काम की हैं. एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन से अलग होती है क्योंकि उनके ऊपर सेम टाइप के एंजाइमेटिक प्रोटीन नहीं होते. याद करिए, जब मेम्ब्रेन पढ़ी है तभी ये फीचर भी पढ़ा था कि एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन से अलग बताना है. कौन से प्रोटीन, कौन सा कंपाउंड यूज होगा? प्रोटीन. कौन से टाइप का प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैटालिटिक प्रोटीन. आंसर इज कैटालिटिक प्रोटीन. तो हमारे पास इसका जस्टिफिकेशन है.
किताब केवल पैराग्राफ लिखेगी, हमें उसको रिवील करना है कि ऐसा वो कैसे कह सकते हैं। तो द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो दो क्वेश्चन देख लेते हो। ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होते वो कौन है? एक शॉर्ट फॉर्म ये भी है GERL, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और फिर मैं जोड़ देता हूं वैक्यूल। दोनों का है। ER ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट ओके, राइबोसोम नॉट ओके, लाइसोसोम ओके। तो यानी ये तो आंसर नहीं है। दूसरा ER ओके, गोल्जी ओके, लाइसोसोम ओके, वैक्यूल ओके, वेरी ओके। आंसर कौन हो गया? बी। बाकी छोड़ दो, आगे पढ़ते नहीं, अपने का कॉन्फिडेंस इतना है कि हम कहां थे। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। अब सुनो, ज़ेंथोफिल काय में सॉल्युबल है? मैंने बोला लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल है। क्लोरोफिल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल। कैरोटिनॉइड्स ज़ेंथोफिल की कैटेगरी है, या कहो ज़ेंथोफिल इसी ग्रुप में है, ये भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल। बच्चे कौन? एंथोसाइनिन, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। चलो इसके अलावा भी कुछ और बनेगा, बताता हूं क्या। ये जो एसिड सॉल्युबल लिखे ना यहां पे, सॉरी लिपिड सॉल्युबल, ये कहां मिलेंगे वो भी बताना जरूरी है। ज़ेंथोफिल प्लास्टिड में मिलते हैं। किसमें? प्लास्टिड में, जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल भी किसमें मिलता है? प्लास्टिड में। कौन से प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट। कैरोटिनॉइड भी किसमें होते हैं? प्लास्टिड्स में। और ये किसमें होते हैं? ऊपर लिखा तो है वैक्यूल में। फिर सुनो, डू दे पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस? यस। दीज वन नो। ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे और नीचे वाले नहीं। ओके, आंसर यहां पे कौन है? ऑप्शन नंबर डी। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल, जब पानी अंदर आएगा तो सेल क्या करेगा? एक्सपेंड। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, पानी बाहर भेज रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बुला रहा है सैप वैक्यूल, लेकिन इसने इतना प्रेसाइज नहीं पूछा, बच गए। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। याद रहेगा ना, मैंने आपसे कहा पानी बाहर भेजेगा कौन? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बुलाएगा कौन? सैप वैक्यूल। दिस इज अबाउट एक्सपेंशन, मतलब पानी बुलाने की बात हो रही है। इन पर्टिकुलर दिस शुड बी सैप वैक्यूल। ओके, पहले स्ट्रक्चर, अकरेंस बाद में। स्ट्रक्चर देखें कैसे लिखा है उसको, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जब तक स्टेन्ड नहीं हुए, स्टेन बाद में करेंगे, पहले सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल, जब तक ठीक से कलर नहीं किया तब तक क्लियरली दिखाई नहीं दिए अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे। क्यों नहीं दिखा? क्या ये बहुत छोटा है? ना, छोटा नहीं है। ये डाउट मालूम है, ऐसी लाइनें तभी लिखेंगे जब तक कलर नहीं करता तब तक नहीं दिखता, हालांकि साइज में इतना छोटा भी नहीं है, लिखा नहीं, लेकिन हमें दिख गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सी द साइज इज नॉट दैट स्मॉल, क्या लिख रहे हैं? लेंथ इज अप टू 4.1 माइक्रोमीटर। अगर शुरू का डिस्क्रिप्शन देखो ना, ओवरव्यू ऑफ द सेल वाला, उसमें एक यूकेरियोटिक सेल का एवरेज साइज लिखा है अप टू 10 माइक्रॉन्स। याद आया? अभी 10 माइक्रॉन के सेल में 4.1 माइक्रॉन लंबा स्ट्रक्चर छोटा है क्या? लगभग हाफ टच कर रहा है। चल ठीक है, छोड़, 75%।
उसके सेल के साइज के 75% तो है ना, तो ये इतना छोटा भी स्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी क्लियर नहीं दिखा बिना स्टीनिंग के, धागा है। रीजन, डायमीटर इज मच लेस, 0.2 to 1.1, जिसका डायमीटर कम लेंथ ज्यादा हो, दैट्स व्हाई इट इज अपियरिंग एज व्हाट, आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल। और मैंने नीचे उसको लिखा क्लियर लैंग्वेज करने के लिए, आई एम राइटिंग इट इन ए डिफरेंट वे, दैट अपीयरेंस इज लाइक अ थ्रेड, रीजन लॉन्गर एज कंपेयर टू देयर विड्थ। यही तो मीनिंग आया, माइटोस मतलब थ्रेड, या और क्या लिख सकते हो, फिलामेंट, longer more and wider less. The size and the shape of mitochondria depend on osmotic concentration and physiological activity. Clear? Very very important point. Statement टाइप बन जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें कैसा दिखाई देगा, ये सेल की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल का पीएच कैसा है। सुनो ध्यान से, सेल को एटीपी चाहिए, एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी बनाने के लिए आगे डिटेल में एक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट काम आता है, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन एक साइड ज्यादा एक साइड कम, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नीड्स प्रोटॉन टू मेक एटीपी। ओके, तो ये प्रोटॉन कौन दे सकता है, सेल। साइटोप्लाज्म अल्कलाइन है, इसका मतलब है उसके पास अगर प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो वो किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, और बोलेगा मुझे क्या दो, एटीपी। एसोसिएशन समझ में आ रहा है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विद द सेल, कि प्रोटॉन मिल जाए या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए तो उनका प्रोटॉन में निकाल लूं और उसके बदले तुम्हें क्या दे दूं, एटीपी। अब अगर किसी सेल में प्रोटॉन के अमाउंट में वेरिएंस होता है तो सेल भी छोटा या बड़ा होगा वाटर के आने या जाने से, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी पे। समझे, ये चीजें ऐसे मेंशन की जाती हैं। अब जैसे मैंने बोला लाइसोसोम है, उसके अंदर का कंटेंट कैसा है, एसिडिक, बाहर साइटोप्लाज्म कैसा है, एल्कलाइन। अगर बाहर साइटोप्लाज्म एसिडिक हो जाए तो अंदर बाहर एक बराबर, लाइसोसोम आ गया औकात पे, ठीक है, सेल सुसाइड कॉज करवा सकता है। समझे बात, ठीक है। तो यानी सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब है आयंस कौन से हैं, एसिडिक या बेसिक, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट आता है रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होगा, एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी, और एनिमल और प्लांट दोनों सेल कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक। लेकिन मैंने देखा जो सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, ठीक है। जैसे आरबीसीज के पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता। इंटरेस्टिंग, माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मस्ट बी देयर इन द सेल जो एरोबिक रेस्पिरेशन करे, और उसके लिए वो क्या हो जाए, ऑक्सीजन से एक्सपोज्ड। ऑक्सीजन नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं करेगा। क्लियर, जैसे मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, लेकिन तुमने भागना चालू करा, रेस्पिरेशन क्या हो गया, अनएरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, कि सेल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, फ्री ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया, इंक्रीज करेंगे ऐसे सेल में जो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है। दे इंक्रीज बाय डिवीजन, डिवाइडिंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ते हैं। अभी तक जितनी सेल ऑर्गेनेल पड़ी वो सारे के सारे डिवाइडिंग सेल में गायब, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। सेल को डिवाइड करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे और वो साइटोकाइनेसिस में बढ़ जाएंगे कि तुम दो रख लो, तुम दो रख लो, दोनों बढ़िया जियो अच्छा मजे से, ठीक है। दैट इज अबाउट द अकरेंस। ये क्या क्या साइज याद रखना, डायरेक्ट डेटा है, एनसीईआरटी का ही है, बाहर का नहीं है कुछ भी।
डन. हैव अ रीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द नेक्स्ट क्लास. प्लास्टिड भी पढ़ना, दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया भी और प्लास्टिड भी, वो दोनों हो जाएंगे. वी विल कंपेयर देम. आगे फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करने के लिए काम आएगा. ओके, थैंक यू.